दिल की तन्हाई को, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। हो गा लेते हैं। हो गा लेते हैं। ये जो है तमाम नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो कि फ़ुटबॉल से बहुत प्यार करते हैं, और हम तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ है स्कोर लाइन के एतबार से। लेकिन एक बहुत ही महान आदमी ने कहा था कि स्कोर लाइन डज नॉट डिफाइन परफॉर्मेंस, और वो महान आदमी मैं हूँ। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम पहले बात करेंगे इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश की। उसके बाद मैं डिटेल पे आऊँगा पाकिस्तान के ऊपर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जो हमारे नेबर्स हैं इंडिया। दे हैव वन देयर गेम और अवे मैच जाकर जीता, कुवैत को हराया। आई थिंक 10 साल में पहली बार हुआ है कि उन्होंने अवे जाकर एक मिडिल ईस्टर्न साइड को हराया, जो कि बड़ी फिजिकल है। और आई थिंक शायद 10 सालों में उनकी सबसे बड़ी जीत है ये। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और कुछ की प्लेयर्स हैं जिनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। आई थिंक एक तो राहुल भेके को सेंटर बैक में उन्होंने खिलाया, इगोर स्टिमेच ने। देन निखिल पुजारी राइट बैक, लेफ्ट बैक पे आकाश मिश्रा डेफिनेटली मेरे ख्याल से द मैन वॉज ऑन फायर और मैन ऑफ द मैच था मेरे लिए। आई थिंक ही वॉज एब्सोल्युटली लिट, क्योंकि जो गोल भी किया है इंडिया ने मनवीर सिंह के थ्रू, मोहन बगान के प्लेयर हैं, वो भी आकाश मिश्रा की वजह से हुआ था, क्योंकि की पास दिया था, फिर वो छांगते सब्सटीट्यूट होके आता है, छांगते ने असिस्ट की, क्रॉस दिया वहाँ से, एंड मनवीर स्कोर्ड ब्रिलियंट गोल। तो पहले तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ क्योंकि छांगते नहीं थे स्टार्टिंग 11 में, और हम सब भी बड़े सरप्राइज़ हुए थे। लेकिन छांगते को ना लाना एक बहुत ही अच्छी टैक्टिक साबित हुई। अगर ये वर्क ना करता तो शायद लोग ये ना कहते, लेकिन क्योंकि ये वर्क कर गए तो इगोर स्टिमेच को अब ज़ाहिर तारीफ़ें की जाएंगी। छांगते जो है वो एक एक्सप्लोसिवनेस लेकर आते हैं, एक पेस के अंदर एक्सप्लोसिवनेस लेकर आते हैं। उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो एक्सप्लोसिवनेस लेकर आता है, और उनका पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है कि अगर गेम का टेम्पो स्लो हो गया है तो स्लो टेम्पो को वो ज़रा तेज़ कर देते हैं। तो बहुत अच्छा किया। सहाल से मैं थोड़ा यार डिसअपॉइंटेड था। मोहन बगान में मैंने उसे देखा है, काफ़ी हाफ स्पेसिस में ऑपरेट करने की कोशिश कर था, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा था, थोड़ा सा लैक लस्टर लग रहा था, थोड़ा सा देर लगा रहा था अपने फर्स्ट टचेज़ में, लिंक अप प्ले में होल्ड अप नहीं कर पा रहा था ठीक तरीके से, बॉल लूज़ हो जाती थी। तो सहाल कुड हैव बीन मच बेटर, क्योंकि मुझे पता है वो इससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, हम सबको पता है। सुनील छेत्री इंस्पिरेशनल वंस अगेन। मनवीर सिंह राइट विंग पे खेल रहे थे। हमेशा जब भी इंडिया को मनवीर सिंह की ज़रूरत होती है, मनवीर सिंह स्कोर्स, मनवीर सिंह हेल्प्स आउट, एंड मनवीर सिंह हैज़ डन अ ग्रेट जॉब हेयर। यहाँ पे मैं एक और प्लेयर का नाम लेना चाहूँगा, सुरेश वांगजाम। मुझे लगा कि वो जो सेंट्रल जोन्स है उसके अंदर वर्टिकल पासेस जो देने होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, होल्ड अप प्ले करना होता है, वो बड़े खूबसूरत तरीके से सुरेश वांगजाम ने किया, और चीज़ों को जेल करके रखा हुआ था, और काफ़ी अटैक्स को रोक के रखा हुआ था उसने। तो वांगजाम को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक तारीफ़ बनती है। अपुया को मैंने कभी इतना डीप ड्रॉप करते हुए नहीं देखा बिटवीन टू सेंटर बैक्स। मुंबई सिटी में तो मैंने नहीं देखा। मुंबई सिटी में तो वो बॉक्स टू बॉक्स होते हैं एंड ही इज़ प्रिटी मच अटैकिंग। और मैंने अल हिलाल का भी मैच देखा था, ISL के भी उनके कुछ मैचेस मैंने देखे हैं। तो ही वॉज ड्रॉपिंग वेरी डीप बिटवीन टू सेंटर बैक्स, राहुल बेके एंड जैसे कि आपको पता है संदेश झिंगन। और बड़ा खूबसूरत तरीके से वो अनवर अली वाला जो रोल था वो कर रहा था अपुया। इवन दो वो एक मिडफील्डर है, लेकिन वो बुस्केट्स की तरह पीछे बैठ के ऑर्केस्ट्रेटिंग द प्ले वो कर रहा था। तो इट वाज फैंटास्टिक। प्रेस काफ़ी अच्छी थी कुवैत की तरफ से, लेकिन उस प्रेस को बड़े अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज़ कर दिया क्योंकि अपुया खेल रहा था, और अपुया एक प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर है, लाइक कोवसिच, मैंने काफ़ी बारी बात की है। तो इट वाज फैंटास्टिक फ्रॉम इंडिया। और इंडिया को अब सिर्फ 2 मैचेस और जीतने, अगर 2 मैचेस और जीतेंगे तो उनको 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और अफगानिस्तान से आपने 2 मैच जीतने हैं। कुवैत को आप, आई एम प्रिटी श्योर कि इंडिया में आप हरा सकते हो। अगर आपने अवे हरा दिया तो इंडिया में तो हरा सकते हो, क्योंकि क्राउड आएगा, भरा हुआ होगा, खचाखच भरा हुआ होगा। तो 12 पॉइंट तो अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यार इस जीत के बाद इंडिया 12 पॉइंट्स तो निकाल लेगी, ये तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा।
करना भी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री है और ये कोई छोटी विक्ट्री नहीं है। तो लग ये रहा है कि साउथ एशिया की पहली टीम हिस्ट्री में पहली बार जो राउंड 3 में जाएगी फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के, वो इंडिया होगी। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अब इनके लिए बड़ा रास्ता इजी हो गया क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान के तो 18-19 प्लेयर्स हैं ही नहीं, वो खेल ही नहीं रहे। तो वो बड़ा, आप समझ लो वो फ्री 6 पॉइंटर्स हैं, आपको 6 पॉइंट मुफ्त के मिलेंगे वहाँ से। क्योंकि आपने देखा ही है कि कतर ने कैसे हराया अफगानिस्तान को, उसका यही रीज़न है कि उनके तो मेन प्लेयर्स ही नहीं है। 19 प्लेयर्स तकरीबन उनके नहीं है जो मेन स्क्वाड था। नेपाल पे यार मैं आना चाहता हूँ, अब मैं नेपाल पे आऊँगा। मुझे लगा कि नेपाल ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट की सेकेंड हाफ में, आई थिंक यूएई के अगेंस्ट, क्योंकि सारे गोल्स उन्होंने खाए थे फर्स्ट हाफ में। 4 के 4 गोल उन्होंने फर्स्ट हाफ में खाए हैं। अरीक बिस्ता क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे थे, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। उनके एक स्पेनिश प्लेयर हैं जो मेरे ख्याल से 12 नंबर की शर्ट में थे, और वो स्पेन में, मतलब पैदा वो नेपाल में हुए हैं लेकिन वो स्पेन में ट्रेनिंग करते रहे हैं, मुझे एक नेपाली भाई ने बताया था हमारे। तो वो खेल रहे थे एंड बड़ा मुश्किल से उनका नाम है। एंड उसके साथ मैं देख रहा था कि उनके पास अनंता तमंग नहीं है। फिर वो लामा भी इंजर हो गए थे, लाकिन लिम्बू जो थे वो इंजर हो गए। बड़ा ही एक सेटबैक था वो नेपाल के लिए कि 18 मिनट्स के बाद वो चले गए और उनको जाना पड़ गया बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। वो रोना भी शुरू हो गए थे। सो इट वॉज क्वाइट पेनफुल टू सी हिम लाइक दैट इन द डग आउट। और मुझे ये लगा कि बेटर अप्रोच हो सकती थी जो सेट पीसेस थे, क्योंकि 2 गोल तो सेट पीसेस पे खाए हैं नेपाल ने। एक शॉर्ट कॉर्नर था, एक और कॉर्नर उनको मिला था जिस पे मुझे लगा 2 बार जो है ना नेपाल फिजिकली बीट हुई है और उन्होंने सेकंड बॉल लूज़ की है। और अगर आप सेट पीस पे कॉर्नर के ऊपर सेकंड बॉल लूज़ कर देते हो तो हम सबको पता है कि यार गोल खाने के कितने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकंड बॉल कभी भी लूज़ नहीं करनी चाहिए। और वो 2 बार मैंने देखा कि उस इंस्टेंस में नेपाल के प्लेयर्स ने हेडर को, एरियल ड्यूल्स जो है ना वो हार गए। तो वो नहीं होना चाहिए था। बाकी पेनल्टी भी थोड़ी सी डॉजी थी, बट ऐसे होता है, देखो पेनल्टीज़ हो जाती हैं। एंड आई फील कि काफ़ी चीज़ें जो थी वो बेहतर हो सकती थी। एक उनको मेरे ख्याल से एक गोल हुआ था लेफ़्ट साइड से, जो गोल हुआ था, जो 4th गोल हुआ था, वो बड़ा ज़बरदस्त गोल बनाया था। उनकी जो राइट साइड थी नेपाल की, वो काफ़ी ज़्यादा खुल रही थी, ख़ास तौर पे जो फर्स्ट हाफ में मैंने देखा था। और बिल्कुल फर्स्ट हाफ के एंड में जो आपकी राइट साइड खुल रही थी, वहीं से वो क्रॉस है, लेफ़्ट से क्रॉस उसने दिए है कुवैत ने, और एक और गोल पड़ गया और उस तरह 4-0 हो चुका था हाफ टाइम से पहले। लग ऐसा रहा था कि सेकंड हाफ में भी 1-2 गोल शायद और पड़ जाएं, ये शायद 6-0 7-0 हो जाए, बट बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया नेपाल ने और वहाँ से वो निकल आए। यूएई वाज आउटस्टैंडिंग। अली मखबूत था जिसने ब्रेस मारा एंड ही वाज क्वाइट गुड इन दैट इंस्टेंस। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अनंता तमंग होते और लाकिन लिम्बू इंजर ना होते और 1-2 जो और प्लेयर्स थे वो नहीं मिसिंग होते, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर हो सकता था। मुझे एक प्लेयर की मैं यहाँ पे तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगा। आई थिंक मनीष डंगी ने बहुत इंप्रेस किया है। ही वाज डेफिनेटली नेपाल्स मैन ऑफ द मैच, या ही वाज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मर्स आप कह सकते हो। और मनीष डंगी वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। और एक और मैं कहना चाहूँगा कि किरण चेमजोंग थोड़े से मुझे लगे कि यार थोड़े से शेकी लगे, और बेटर हो सकती थी अगर डिफेंस उनका साथ देता। और वो एक कम्युनिकेशन का जो है ना लैक लग रहा था, क्योंकि हम सबको नज़र आ रहा था कि नेपाल 5-4-1 के अंदर खेल रही है, बट वो 5-4-1 से भी वो गैप्स निकल रहे थे। तो ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ में, नॉट इन द सेकंड हाफ में कहानी बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि फिर सब्सिट्यूशंस हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ही इज़ नॉट प्लेइंग रेगुलरली फॉर पंजाब एफसी इन ISL एज वेल, किरण चेमजोंग। लास्ट मैच वो शायद हैदराबाद FC के ख़िलाफ़ खेले हैं 7 नवंबर को या 8 नवंबर को। तो वही है कि ही इज़ नॉट गेटिंग इनफ मिनट्स अंडर द बेल्ट। थोड़े से मुझे वो लगे शेकी, थोड़े से लैक लस्टर लगे, कुड हैव बीन बेटर। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि जो गोल्स खाए हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिफेंस है उसकी, कि एक तो इंजरीज़ भी और जो जिस तरह की लाइन मेंटेन की हुई थी, इट कुड हैव बीन बेटर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी 1-2 लाइनअप में मुझे लगता है चेंजेस होनी चाहिए थी। स्टार्टिंग 11 थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। 1-2 लोग, जैसे मैंने अरीक बिस्ता का नाम लिया, तो मैं चाह रहा था वो खेले। बाकी ये कि इनके लाइनअप में सिर्फ एक डायस्पोरा प्लेयर थे, वो पोर्चुगीज़ के जो प्लेयर हैं उनका नाम अभी भी यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा भूल गया है। लेकिन जो पोर्चुगल में वो पैदा हुए हैं और उन्होंने चाइल्डहुड जो है उनका सारा पोर्चुगल में ही गुजरा है। एक बेटर परफॉर्मेंस हो सकती थी। अटैक में लग रहा था कि नेपाल 3-4-3 की तरफ थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन लग रही थी, कि जब पोजेशन में होते थे तो कभी कभी 3-4-3 भी हो जाता था कुछ फेजेस ऑफ प्ले में 10-15 मिनट के अंदर। तो वो भी मैंने देखा। बांग्लादेश में मैं आता हूँ यार। बांग्लादेश, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट।
आई नो आपके मेन प्लेयर्स नहीं थे, टोपू बर्मन नहीं था मेन सेंटर बैक, जो तारिक काजी जो आपके डायस्पोरा प्लेयर है उनके साथ खेलता है। आपके पास मेन आपका गोल कीपर नहीं था, जीको अनीसुर रहमान जीको। वही बॉटल माइन केस जो हुआ था उसकी वजह से वो बैन हो गए। मोर्सलिन भी बैन हो गया था, वो वापस आ गया है। मोर्सलिन बेंच पे था इसलिए क्योंकि उसकी मैनेजर से नहीं बन रही, होजे कब्रेरा से, जो बांग्लादेश के कोच हैं। तो इतने सारे मसाइल हैं और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। फिर ईसा फैसल को आपने बेंच कर दिया। मेरे हिसाब से ईसा फैसल को स्टार्ट करना चाहिए था। सैफ में भी खेल रहा था लेफ्ट बैक बांग्लादेश के लिए। आई थिंक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए वो खेलता है बांग्लादेश में। उसको मेरे ख्याल से स्टार्ट करना चाहिए था। सादुद्दीन बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मुराद सेंटर बैक खेल रहा था तारिक के साथ। तारिक काजी वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। फिर मोहम्मद रिदोई खेल रहे थे। एंड एक और इनके डायस्पोरा प्लेयर हैं, 2 डायस्पोरा प्लेयर्स थे। जमाल भुयान जो लेजेंड है इनके कैप्टन है, यूसुफ भट्ट के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो इनका एक स्ट्रक्चर 5-3-2 लग रहा था या 5-4-1 हो जाता था, कभी 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 4-4-2 लगता था। तो ये इनके फॉर्मेशन चेंज होती जा रही थी। मोस्टली 4-4-2 में ये करने की कोशिश करते हैं डिफेंड। लेकिन थोड़ी सी अप्रोच चेंज लगी है बांग्लादेश की इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने सारे मेन प्लेयर्स बिठा दिए। आई डोंट नो कि बांग्लादेश के मैनेजर, आई डोंट नो कि वो पेप गार्डियोला बनना चाह रहे हैं कि यार मेन प्लेयर्स को बिठा के यंगस्टर्स को मैं चांस देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साउथ एशियन टीम के साथ जब आप ऐसा करते हैं तो जो सेकंड चॉइस लेफ्ट बैक होता है या जो सेकंड चॉइस फॉरवर्ड होता है उसकी क्वालिटी में और फर्स्ट चॉइस की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो वो हमने देखा कि आपने मोर्सलिन को बिठाया, आपने ईसा फैसल को बिठाया हुआ है जिनको नहीं बिठाना चाहिए था। यू नीड एक्सपीरियंस, और मुझे लगता है इन दोनों को स्टार्ट करना चाहिए। सम ऑफ द गोल्स वर ब्रिलियंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी बांग्लादेश। वो फ्री किक जो स्कोर की थी ऑस्ट्रेलिया ने, पहला जो गोल हुआ है बड़ा ही ब्रिलियंट था यार। फिर मैक्लेरन ने हैट्रिक मार दी। मैक्लेरन का जो पहला गोल था, जो 5th गोल था ऑस्ट्रेलिया का, मुझे लगा वो ऑफसाइड था। मेरे ख्याल से वो नहीं स्टैंड करना चाहिए था। तो वो भी थोड़ा सा डॉजी किस्म का उन्होंने दिया है गोल। लेकिन बात इतनी सी है कि बांग्लादेश को मेरे ख्याल से ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस जाना पड़ेगा और सबसे पहले तो उनको जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनको स्टार्ट करवाना पड़ेगा जो उनके पास अवेलेबल है। अगर आप अपने मेन प्लेयर्स को स्टार्ट नहीं करवाएंगे जो आपके पास अवेलेबल है, लाइक मोर्सलिन बहुत अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है उससे गलती एक हो गई है, मैं कम्प्लीटली आई अंडरस्टैंड दैट, और वो डिसिप्लिन का इशू है, बट वो एक बड़ा अच्छा प्लेयर है। दूसरा ईसा फैसल को भी मेरे हिसाब से चांस डेफिनेटली यहाँ पे देना बनता है। और थोड़ा सा मुझे लगता है एक डिफेंसिव शेप बरकरार नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि जितने भी अटैक आए हैं वो सादुद्दीन की साइड से बहुत ज़्यादा आए हैं। सादुद्दीन की साइड से बहुत अटैक्स आ रहे थे, लेफ़्ट जो बांग्लादेश की साइड थी। तो बेस्ट ऑफ लक टू बांग्लादेश यार। और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमेशा एक हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि अवे जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, और आपका सबसे मुश्किल फिक्सचर जो है वो गुजर गया। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, बट लेट्स सी। आई होप साउथ एशियन टीम्स आगे जाकर अच्छा करें और 1-2 अपसेट्स लाजमी करें। काफ़ी जो हमारी टीम्स हैं वो ज़मीन के ऊपर आई हैं और उनको रियलिटी चेक हुआ है, और उसमें से एक पाकिस्तान भी थी। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट जर्नलिस्ट कह रहे थे जी हम सऊदी अरेबिया को हरा देंगे हम ड्रॉ कर लेंगे। एनीवेज़ मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। बात करते हैं जी टैक्टिक्स के ऊपर, और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ऊपर अब मैं आने लगा हूँ। पाकिस्तान ने उनकी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। 4-4-2 वो गए, राइट विंग पे खेल रहे थे जी हमारे ओटिस, सेकंड स्ट्राइकर खेल रहे थे फरीदुल्ला, और स्ट्राइकर इन बिहाइंड रन निकालने की कोशिश कर रहा था हमारा जो डायस्पोरा प्लेयर है अब्दुल समद अरशद। उसका यही आइडिया यही था कि वो इन बिहाइंड रन्स निकालेगा और वो थोड़ा सा तंग करने की कोशिश करेगा और डायगनल रन्स निकालेगा राइट हैंड साइड से। तो वो करने की वो कोशिश कर रहे थे, यही आइडिया था। उसके बाद हुआ ये कि फिर आपको पता है कि सेकंड हाफ में 2 चेंजेस होती हैं, हारून हामिद आते हैं और इमरान कियानी आते हैं फ़ौरन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि जी हारून राइट विंग आ जाता है और सेंटर में कौन आता है जी, हमारा इमरान कियानी सेकंड स्ट्राइकर खेलता है। फरीदुल्ला को आप हटा दे तो फरीदुल्ला की जगह इमरान कियानी आ जाते हैं। फरीदुल्ला को इतनी जल्दी मेरे हिसाब से नहीं हटाना चाहिए था। पहली बात तो ये इमरान कियानी बिल्कुल न्यू लड़का है, ठीक है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा इसके अंदर जेलिन होने के अंदर, और ये उसका डेब्यू था पाकिस्तान के लिए, तो उसको टाइम लगेगा स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की फ़िलॉसफी को समझने के लिए। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। हर फिलॉसफी को समझने के लिए, किसी भी मैनेजर की फ़िलॉसफी को समझने के लिए एक प्लेयर को टाइम लगता है। मुझे लगता है कि 60th मिनट के बाद अगर आप चेंज करते, थोड़ा सा अगर आप वेट कर लेते, बेशक आप हारून को ले आते, वो कोई मसला नहीं था, लेकिन फरीदुल्ला को थोड़ी देर आप और रहने देते, 60-65 मिनट्स तक आप उसको खेलने देते, क्योंकि वो बॉल को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड अप कर रहा था और बॉल उसने जेल करके रखी हुई थी, उसने चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। तो प्रेस भी वो कर रहा था, फिजिकलिटी भी वो यूज़ कर रहा था, काफ़ी अच्छी गेम जा रही थी उसकी। आई थिंक उसको थोड़ी देर और रुकना चाहिए था।
ताकि हमारे जो अटैक में हम बार बार बॉल लूज़ करते जा रहे थे ना, मैं जानता हूँ उसके एक दो टचेस अच्छे नहीं थे फरीदुल्ला के, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। एक चांस भी उसने मिस कर दिया, बड़ा ही ज़बरदस्त चांस बनाया था अब्दुल समद ने, लेकिन वो हो जाता है क्योंकि आप देखें सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आप कोई, वही मैंने बात की कि ये आपकी फुप्पी की टीम नहीं है ये आपकी, तो बात वही है। और बाकी ये कि आई फील कि उसके बाद फिर रजब अली हज़ारा आते हैं, अली उज़ैर गुज्जर आते हैं। अली उज़ैर गुज्जर सेकंड स्ट्राइकर खेलना शुरू हो गए थे और रजब अली जो है वो फिर डबल पिवट में आ गए थे, तो वो हमने चीज़ देखी। अगर मैं ये बात करूं कि हमने गलती क्या की है, मुझे लगता है कि हमने इंडिविजुअल एरर्स किए हैं। हम एक बंदे को ना, हम एक बंदे को सिंगल आउट नहीं कर सकते। दो नैरेटिव्स इस वक्त ट्विटर पे चल रहे हैं जी। एक तो ये है कि जी सऊदी की बी टीम ने आपको हरा दिया, ठीक है। दूसरा नैरेटिव जी बकवास किस्म का ये चल रहा है कि जी मामून मूसा खान की गलती है हर चीज़ में, हर गोल में मामून मूसा को कहा जा रहा है कि जी इसकी गलती है। मैं मानता हूँ कि सेकंड जो गोल पड़ा है उसमें मामून मूसा खान की गलती थी, जो पेनल्टी कंसीड हुई है उसमें कम्प्लीटली उसका एरर ऑफ जजमेंट था, उससे गलती हुई है, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट। वहाँ पे मैं बिल्कुल भी उसको डिफेंड नहीं करूँगा। लेकिन बात इतनी सी है कि जो आपको तीसरा गोल पड़ा है उसमें जुनैद शाह की गलती थी, क्योंकि विंगर उसको निकल गया है उसके आगे से, बिल्कुल उसको तबाह बर्बाद करके निकल गया है, और उसकी फ़िज़िकलिटी से मैच ही नहीं कर पा रहा था जुनैद शाह, वो मैच नहीं कर पा रहा था। फिर आप अगर चौथा गोल देखें, वो गोल किस तरह पड़ा है, फिज़िकली राउमर हयात कोशिश कर रहा है, उनका जो लेफ़्ट विंगर है या जो उनका लेफ़्ट विंग बैक है ओवरलैपिंग रन्स निकाल रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा, नहीं रोक पाया, और वो नीचे खुद भी नीचे गिर गया और वो विंगर आगे निकल गया और उसने फिर गोल मार दिया आपका ये जो रदीफ़ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि पहले तो आप किसके ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, दूसरा आपके फ़िटनेस लेवल, ये दोनों जो फुल बैक्स थे इनका जो फ़िटनेस लेवल है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। वो हमें पता लगा है कि भाई 90th मिनट के बाद बिल्कुल एनर्जी लेवल्स डाउन, फिटनेस लेवल डाउन। जब आपका फिटनेस लेवल डाउन होता है तो आपकी मेंटेलिटी भी डाउन हो जाती है, एनर्जी लेवल्स के साथ आपकी कंसंट्रेशन डाउन हो जाती है, और इन दोनों की कंसंट्रेशन डाउन हुई है आखिरी लम्हात में। ये हुआ है, जुनैद शाह के साथ भी हुआ है, राउमर हयात के साथ भी हुआ है। हमने फर्स्ट हाफ में तो बहुत अच्छा खेला, मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, जितनी तारीफ़ की जाए 11 के 11 लड़कों की कम है। हम सबको पता है कि फरीदुल्ला और शाइक दोस्त जो हैं वो डिफेंसिव सॉलिडिटी हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें डिफेंसिव सॉलिडिटी देते हैं। शाइक दोस्त बहुत अच्छा खेल रहा था फर्स्ट हाफ में, और मुझे ये लगता है कि हमारा लोकल प्लेयर्स में वो हमारा बेस्ट प्लेयर था, बेस्ट था वो। अगर मैं बात करूं कि यार उसको आपने हटा दिया, चले वो अब कोच का डिसीजन है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं लेकिन ये पर्सनली मैं ये फील करता हूँ कि हाँ थोड़ा सा वेट अगर किया जाता और फरीदुल्ला को स्टे करने दिया जाता तो हम और बेटर काउंटर अटैक्स बना सकते थे। एक और चीज़ ये है कि मुझे ये लगता है कि आलमगीर के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हमारा वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर है, लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो बॉल के ऊपर बहुत टाइम लेता है। 5 सेकंड भी उसको नहीं मिलते थे और 3 बंदे उसके ऊपर आगे चढ़ जाते थे और बॉल उससे छीन के निकल जाते थे। टचेस उसके बहुत ज़्यादा लथार्जिक किस्म के थे, ठीक है, कुछ टचेस अच्छे नहीं थे। अगर आप पहला गोल देखें, उसने एक टैकल मारने की कोशिश की है जोन 14 के अंदर, ठीक है, टैकल उसने हाफ हार्टेडली मारा है, बॉल रिकोशे हुई है, बॉल सीधा गई है अलशहरी के पास, अलशहरी ने बॉल ली है और वहाँ से पकड़ के गोल मार दिया। तो वो एक इंडिविजुअल एरर था या वो अनलकी था थोड़ा सा आलमगीर, लेकिन मुझे ये लगा कि उसका जो टैकल था वो हाफ हार्टेड था और टचेस भी उसके इतने अच्छे नहीं थे। एक चांस पे ओटिस ने उसके लिए क्रॉस निकाला है और उसकी इतनी फिजिकलिटी नहीं थी कि वो उससे हेडर मार सके, और उसका लीप भी इतना अच्छा नहीं था इन दी एयर, तो वो इतना फिजिकल प्लेयर है भी नहीं, ठीक है। वो टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो फिजिकल प्लेयर कहीं से नहीं है। ही इज़ वेरी लीन, ये मैंने पहले भी बात की है। उसको अपनी जो टाइमिंग है ना पास को रिलीज़ करने की, किस मोमेंट पे पास रिलीज़ करना है, जल्दी करना पड़ेगा उसको जल्दी पास रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी पास रिलीज़ नहीं करता, वो बॉल पकड़ के बैठ जाता है। तो उसकी डिसीजन मेकिंग को तेज़ होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब वो कम्पिटिटिव मैचेस खेलेगा डोमेस्टिक लेवल पे, जो कि उसको मिलते ही नहीं है माशाल्लाह से। दो प्लेयर्स जो आपके लोकल थे उन्होंने तो बड़ा, मैं तो समझता हूँ बड़ा अच्छा खेला, फरीदुल्ला एंड शाइक दोस्त उनमें से एक हैं। आई थिंक दे वर वेरी गुड। शाइक दोस्त को थोड़ी और देर रहना चाहिए था, फरीद को थोड़ी और देर रहना चाहिए था, 60-65 मिनट के करीब करीब। और ओटिस की जहाँ तक बात है, मुझे ये लगा कि मैं एक चीज़ पे ज़रूर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि उसने इन बिहाइंड रन्स वो बहुत फिट निकाल रहा था। वो ऑफ साइड ट्रैप को मेरे ख्याल से एक बार वो ऑफ साइड हुआ है और बाकी दफ़ा उसने ऑफ साइड ट्रैप को तोड़ा है। ख़ासतौर पे सेकंड हाफ में ओटिस अपने ग्रूव में आ गया था, ओटिस मोमेंटम में आ गया था, और ओटिस काफ़ी ज़्यादा बॉल को रोकने की कोशिश करता है, और वो कोशिश करता है कि ही स्टैंड्स देयर विद द बॉल, ताकि उसके जो अटैकर्स हैं
जो चाहे वो सेंटर फॉरवर्ड है, सेकंड स्ट्राइकर है या जो विंगर है, वो आ रहा हो और वो वेट करता है, ऊपर देखता है, वो हमेशा मैंने उसे देखा वो स्कैन करता है कि बॉक्स के अंदर कौन है। उसने 2-3 बड़े अच्छे क्रॉसेस दिए थे। एक मैंने आलमगीर वाले की बात की और एक आध और उसने अच्छे क्रॉसेस दिए थे। तो की चांसेस वो क्रिएट कर सकता है, और उसने 5 पासेस किए हैं फाइनल थर्ड में। और अब्दुल समद अरशद मेरे ख्याल से उसने एक चांस जो है वो की चांस क्रिएट किया था। जो चांसेस क्रिएटेड उसने एक क्रिएट किया था। तो ये दोनों बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा कि खेल रहे थे। ओटिस की भी तारीफ बनती है, और अब्दुल समद अरशद तो वन ऑफ द कैंडिडेट था मैन ऑफ द मैच के लिए। मैं आना चाहता हूँ यूसुफ बट के ऊपर और रईस नबी के ऊपर। यूसुफ बट एंड रईस नबी, यार मुझे लगता है कि ये दोनों, इन्होंने बहुत अच्छा खेला। और यहाँ पे मैं अब्दुल्ला इकबाल का भी कहना चाहता हूँ कि यार फैंटास्टिक। ईसा की कमी जो है ना, हमें ठीक है, थोड़ी सी हमें खली है कमी, लेकिन उसके बावजूद ईसा वहाँ नहीं था, फिर भी अब्दुल्ला इकबाल ने यार बहुत ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह वो बॉडी यूज़ कर रहा था, अपने मस्कुलर फिजिकलिटी यूज़ कर रहा था, एंड ही वॉज फाइटिंग, ही वॉज इन देयर फॉर अ फाइट। ठीक है, वो था भाई, वो शेर का बच्चा लग रहा था वो। तो बहुत ही ज़बरदस्त उसने खेला। यूसुफ बट, मैं बताना चाहता हूँ 7 अक्टूबर से लेके अभी तक उसने डोमेस्टिक मैच नहीं खेला है अपने क्लब के लिए। क्यों नहीं खेला है मैं बताता हूँ, ठीक है, ये बात पूरी सुनना मेरी, अभी बीच में ना चले जाना। उसने इसलिए नहीं खेला क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी है। उसने पाकिस्तान के लिए अपना क्लब का करियर दाव पे लगा दिया, सिर्फ मुल्क के लिए उसने क्लब का करियर दाव पे लगा दिया। उसका एजेंट परेशान हो गया कि भाई तू क्यों बार बार पाकिस्तान के लिए खेलने चला जाता है, तू क्लब के लिए क्यों नहीं खेल रहा। हुआ ये है कि वो पाकिस्तान गया, अपना हमारे यहाँ जब कैम्बोडिया का फर्स्ट लेग उसने खेला है, तो पीछे से ज़ाहिर है जिस 4th डिवीज़न में वो खेलता है डेनमार्क की, तो वो तो इंटरनेशनल विंडो में बंद नहीं होता, उनकी तो लीग मैचेस चल रहे होते हैं इंटरनेशनल विंडो में। उसका जो सेकंड चॉइस कीपर है उसने खेलना शुरू कर दिया, वो फॉर्म में आ गया, अब वो उसी को खिला रहे हैं। सही है, तो अब ये है कि यूसुफ बट या तो बेंच पे होता है या कभी कभी बेंच पे भी नहीं होता, तो वो उस कीपर ने उसको रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि यूसुफ बट पाकिस्तान के लिए खेल रहा था और पाकिस्तान को सर्व कर रहा था। तो यूसुफ बट इस वक्त एक सेक्रीफाइस दे रहा है भाई पाकिस्तान के लिए, अगर आप इसको उस नज़र से देखें। मैं जानता हूँ कि उसको क्लब मिनट्स मिलने चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त उसको 7 अक्टूबर से, जहाँ तक मुझे याद है आखिरी मैच उसने खेला 7 अक्टूबर को, तकरीबन एक महीना हो गया। तो यूसुफ बट अगर मैचेस खेल रहा होता तो आप सोचें किस तरह की वो परफॉर्मेंस देता, और उसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेव्स की हैं, तबाही किस्म की सेव्स मारे हैं यार उसने। रईस नबी को मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहता, रईस नबी वॉज अ टैंक। जब से रईस नबी सेकेंड डिवीज़न में खेल रहा है अभी सिप्रस के, बहुत ही यार उसने इम्प्रूव किया है, और गोल भी किया उसने अभी सिप्रस की अपने क्लब के लिए। सो ही हैज़ इम्प्रूव्ड। हर जगह से जहाँ जहाँ ग्रास का ब्लेड कवर हो सकता था उसने कवर करने की कोशिश की है, लास्ट मैन टैकल्स मार रहा है, डिच टैकल मार रहा है। और फुल ऑन लग रहा था कि वो इंग्लिश फुटबॉल वाला जो प्लेयर होता है ना, वो उस तरह की टैकल आ रहे होते थे, स्लाइडिंग टैकल्स। कभी कभी तो कुछ ऐसा भी होता था कि बड़े करीब होते थे रैश टैकल्स के, लेकिन वो टाइम कर देता था टैकल को, एंड में टाइम हो जाता था। तो जो डर्टी वर्क है ना वो सारा रईस नबी कर रहा था, जो लोगों को नज़र नहीं आता। लेकिन मैंने उसको कल बड़े क्लोजली देखा है, और मैंने 2 बार मैच देखा है 90 मिनट्स का, मैंने बहुत क्लोजली उसको देखा है। अब वो सारा डर्टी वर्क कर रहा होता है, जो इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं ना, जो लोगों को नज़र नहीं आती, वो कर रहा होता है। स्पेसेस को वो उसकी गेम अवेयरनेस अच्छी हो गई है, क्योंकि वो क्लब उसने ज्वाइन किया है, स्पेसेस को भांप रहा होता है, कोई पास आता है उसको इंटरसेप्ट करता है। एंड शाइक दोस्त वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि जब हाफ लाइन के अंदर कोई पास आता था वो उसको रोकने की कोशिश करता था शाइक दोस्त, कि शाइक दोस्त अंदर की तरफ रहता था, जुनेद शाह बाहर की तरफ रहता था। जुनेद शाह बाहर देखता था कि यार विंग्स पे कौन आ रहा है, और जुनेद शाह 80-85 मिनट तक उसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉज देयर। सेम गोज़ फॉर राउमर हयात, कॉन्सेंट्रेशन वॉज देयर। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन नीचे गिरना शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस फिर वो जवाब दे दी थी। तो मुझे ये लगता है कि और ज़्यादा बेटर चीज़ें हो सकती हैं। और एक मैं दाद देना चाहता हूँ कि फ़र्स्ट हाफ में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्पैक्टनेस थी बहुत ही अच्छी थी। थर्ड गोल अवॉइड किया जा सकता था। मैंने पहले भी यार ये बात की है कि विमेंस टीम में भी और मेंस टीम में भी, दोनों टीमों में पाकिस्तान की, हमें डायस्पोरा फुल बैक्स की ज़रूरत है। अब कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन आपके जो फुल बैक्स हैं वो डिपार्टमेंट्स के लिए खेल रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कभी एक प्लेयर डेवलप नहीं कर सकता, उनकी एकेडमी नहीं है, उन्होंने किधर से डेवलप करना है। बाकी ये है कि वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कभी भी प्लेयर को डेवलप नहीं करना चाहते। ये आप बात मेरी कान खोल के सुन लें।
दे डोंट गिव अ शिट अबाउट डेवलपमेंट। वो हमेशा किसी ना किसी क्लब से, मेहरान एफसी से कोई प्लेयर उठा लेंगे, मुस्लिम चैमन एफसी से कोई प्लेयर उठा लेंगे और उसको फिर यूज़ करेंगे। वो सिर्फ प्लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं और 9 महीने तक सैलरीज नहीं देते वो, ठीक है। तो ये जो लोग भी मुख्तलिफ फ़ुटबॉल कंटेंट क्रिएटर्स को धमकियां दे रहे हैं ना इस वक्त कि भाई डिपार्टमेंट्स के ख़िलाफ़ बात मत करो, डायस्पोरा प्लेयर्स को इंटरव्यू मत करो, इनकी बकवास सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है और इनसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट्स का सफाया होना ज़रूरी है, सफाई हस्ती से इनको मिटाना है हमने, और यही हमारा मिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये गलीज़ डिपार्टमेंट्स इस फुटबॉल के स्ट्रक्चर से, पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के सिस्टम से दफ़ा नहीं होंगे जब तक, तब तक आपकी फ़ुटबॉल तरक्की नहीं कर सकती, आपका प्लेयर डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है प्लेयर को डेवलप करने की। ये सिर्फ प्लेयर्स को तबाह और बर्बाद करते हैं और उनके करियर्स को ख़त्म करते हैं। तो बस यही है जो मैं कहना चाहता हूँ, और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान इन द ताजिकिस्तान गेम, और मेरी दुआएं साथ हैं पाकिस्तान के साथ हमेशा। और बाकी ये है कि जिन्होंने धमकियाँ देनी है वो धमकियाँ देते रहें, मैं उनसे डरता नहीं हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। हस्तला विस्ता।